नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार 27 अगस्त को दोपहर 12 बजे B20 शिखर सम्मेलन भारत 2023 को संबोधित करेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं 27 अगस्त को दोपहर 12 बजे B20 समिट इंडिया 2023 को संबोधित करूंगा। यह मंच व्यापार जगत में काम करने वाले हितधारकों को एक साथ ला रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण G20 समूहों में से एक है। इसका फोकस आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बिजनेस 20 यानी B20 G20 का एक मंच है जो वैश्विक व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। इसे 2010 में स्थापित किया गया था। वहीं G20 सम्मेलन अगले महीने दिल्ली में होगा। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राउत ने सामना में लिखा कि आज देश चलाने वाले सभी एजेंसियों पर एक गुट का कब्जा है। महाराष्ट्र के साथ पूरा देश धोखाधड़ी के शतरंज में फंस गया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ जुड़े राजघरानों पर मुगलों के गुलाम होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे केंद्रीय जांच एजेंसी अधिक आक्रामक और हिंसक बनती दिख रही हैं। इस दौरान राउत ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबियों पर ईडी के छापे का भी मुद्दा उठाया। सामना में लिखा गया कि छापों के बावजूद इनमें से कोई बीजेपी में जाने को तैयार नहीं है। संजय राउत ने आगे कहा कि हिंदुत्व पर प्रहार करने वाले सभी लोग बीजेपी में आ गए जिनके पूर्वज मुगलों की चाकरी करते हुए खुद को धन्य मानते थे। आज उनके वंशज बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कईयों को बीजेपी ने सांसद विधायक निर्वाचित कराया है। राउत ने लिखा कि हल्दी घाटी में मुगलों ने महाराणा प्रताप को जिसके नेतृत्व में पराजित किया वो मानसिंह दिव्य कुमारी का पूर्वज था। छत्रपति शिवाजी महाराज पर हमला करने और मौके का लाभ उठाकर शिवराय के सभी किलों पर कब्जा करने वाले मिर्जा राजा जयसिंह इसी घराने से हैं। ये सभी पहले मुगल और बाद में अंग्रेजों के गुलाम बन गए। ये सभी घराने आज भाजपा के साथ हैं और वे महाराष्ट्र को हिंदुत्व आदि सिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में मौजूदा सरकार पाकिस्तान प्रेमी है, इसलिए राज्य में आईएसआई एजेंट रह रहे हैं और उन्हें सरकार का समर्थन मिला हुआ है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में पाकिस्तान को पसंद करने वाली सरकार यहां पर बैठी हुई है, इसलिए पाकिस्तान के लिए जो काम कर रहे हैं आईएसआई एजेंट वगैरह यहां एपिक सेंटर बनाकर रह रहे हैं और देश विरोधी काम कर रहे हैं और इनको शह दे रही है हमारी मुख्यमंत्री और उनकी सरकार, साथ ही टीएमसी पार्टी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के मुद्दे पर भी बीजेपी ने टीएमसी की आलोचना की। दरअसल राज्य के स्थापना दिवस को 20 जून से बदलकर 15 अप्रैल करने के राज्य सरकार के प्रयास को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं ममता बनर्जी ने प्रस्तावित स्थापना दिवस पर चर्चा करने के लिए 29 अगस्त को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हरियाणा के नूंह में हिंदू संगठन ने एक बार फिर कल 28 अगस्त सोमवार को शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से शोभा यात्रा निकालने के लिए साफ इनकार कर दिया गया और इसके बाद से पूरा प्रशासन अलर्ट पर है। इसके साथ ही किसी भी सूरत में ये शोभा यात्रा ना निकले, इसके लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। मामले को लेकर नूंह के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि इलाके में हर हाल में अमन शांति को कायम रखा जाएगा। वहीं शोभा यात्रा के ऐलान के मद्देनजर नूंह में इंटरनेट सेवाएं 29 अगस्त रात 12 बजे तक के लिए बंद कर दी गई हैं। साथ ही धीरेन्द्र खड़गटा की तरफ से जिले में धारा 144 लागू करने का भी ऐलान किया गया है। फिलहाल बैंक और स्कूल खुले रहेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पूरे इलाके में प्रशासन की सख्ती देखी जा रही है और अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। गौरतलब है कि हरियाणा के नूंह में पिछले महीने 31 जुलाई को हिंदू संगठनों की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई थी और इस दौरान हुई सांप्रदायिक झड़प की वजह से जिले में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसक झड़प में 2 होमगार्ड के जवान समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। राजस्थान के अलवर में कल शनिवार 26 अगस्त को किसान मजदूर भाईचारा महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आपसी भाईचारे की बात करते हुए नूंह हिंसा को लेकर हरियाणा सरकार पर हमला बोला। राकेश टिकैत ने कहा कि विपक्ष वाले तानाशाह को जन्म दे रहे हैं। देश में 2 तरह के हिंदू हैं, एक भारतीय हिंदू हैं और दूसरे हिंदू भारतीय मुसलमान हैं। ये भारतीय हिंदू किसी से लड़ते नहीं हैं। इसके साथ ही टिकैत ने हिंदू संगठन के 28 अगस्त को शोभा यात्रा निकालने के ऐलान पर कहा कि अगर 28 अगस्त को कोई यात्रा निकली तो ट्रैक्टर यात्रा भी निकलेगी और पंचायत भी होगी।
उन्होंने कहा कि ये देश कौमी एकता, सद्भाव, भाईचारे का देश है। वे भाईचारा तोड़ने की बात करेंगे, हम भाईचारा जोड़ने की बात करेंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने आगे कहा कि जहां बीजेपी की सरकार है, उन राज्यों में वो माहौल खराब करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शनिवार को मिशन मून की सफलता के लिए वैज्ञानिकों को बधाई देने बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि 23 अगस्त को जिस जगह चंद्रयान के लैंडर विक्रम ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, उस स्पॉट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि साल 2019 में जिस जगह पिछला मिशन यानी चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था, उसको तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। वहीं पीएम मोदी के इस भाषण के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों ने कहा कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के उतरने वाली जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखने का प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय लैंगिक समानता का संदेश है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि उनके यहाँ आने से हम बहुत खुश हैं। वह इस बात को लेकर बेहद भावुक हैं कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को उतारकर भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति और उनके भाषण ने हमारी टीम को हमारे सभी भविष्य के मिशनों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। वैज्ञानिकों ने कहा कि लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखना देश भर की महिलाओं के योगदान को भी दर्शाता है। चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी देते हुए इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने शनिवार को कहा कि उनकी टीम अगले 2 सप्ताह के लिए उत्साहित है। एनआई के मुताबिक इसरो प्रमुख ने कहा कि वैज्ञानिक मिशन के अधिकांश उद्देश्य अब पूरे होने जा रहे हैं। लैंडर और रोवर सभी चालू हैं। मैं समझता हूं कि सभी वैज्ञानिक डेटा बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हम अगले 14 दिन चांद से मिलने वाले बहुत से डेटा का अध्ययन जारी रखेंगे। हमें उम्मीद है कि विज्ञान के लिए वास्तव में अच्छी सफलता हासिल करेंगे, इसलिए हम अगले 13-14 दिनों के लिए उत्साहित हैं। वहीं इससे पहले इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 ने अपने 3 में से 2 मकसद पूरे कर लिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसरो के ऑफिशियल हैंडल से लिखा गया कि चंद्रयान 3 मिशन के 3 उद्देश्यों में से चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन पूरा हुआ। दूसरा, रोवर ने चंद्रमा पर घूमने का प्रदर्शन पूरा किया। अब इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन चल रहा है। सभी पेलोड सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। गौरतलब है कि 23 अगस्त बुधवार की शाम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत ने इतिहास रच दिया। इसके साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया है और चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।